Om Shanti and good morning to everybody. Today it's a pleasure for me to be with you in this special session of stress-free living. I was wondering when I came here कि आज की दुनिया के अंदर स्ट्रेस तो हर एक को रहता ही है, एक बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक, और स्ट्रेस के कई कारण समय प्रति समय आते रहते हैं। तो संपूर्ण स्ट्रेस फ्री होना जीवन में ये संभव है या खाली स्ट्रेस आता है उसको मैनेज कर लेना चाहिए? क्या समझते हैं? हाँ, स्ट्रेस आएगा ही, आप लोग क्या मानते हैं? स्ट्रेस आएगा, उसको मैनेज करने की टेक्निक्स बता देवे, या संपूर्ण स्ट्रेस फ्री हो जाए ऐसी कुछ विधि बता दे? क्या चाहते हैं आप? संपूर्ण स्ट्रेस फ्री? जूरिस्ट विभाग के लोग तो दूसरों के स्ट्रेस को ख़त्म करते हैं, तो खुद तो स्ट्रेस में होंगे नहीं, क्योंकि स्ट्रेस ट्रांसफ़र कर देते होंगे नहीं दूसरों पर। एनीवे, आज का ये सुबह का सत्र जो है स्ट्रेस फ्री लिविंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, दोनों ही टेक्निक्स आपको शॉर्ट में बताएंगे, क्योंकि 1 घंटे का सेशन है तो ज़रूर कुछ ऐसी बातें हम देखेंगे कि जिससे स्ट्रेस अगर आ भी जाए तो उसको मैनेज करना भी सीख लेते हैं, और स्ट्रेस आए ही नहीं ऐसे ही अपने आप को एम्पावर कर ले। सबसे पहले अगर ये देखें कि स्ट्रेस क्यों आता है, स्ट्रेस हमारे जीवन में क्यों आता है, कारण क्या है स्ट्रेस का? किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि स्ट्रेस हमारे जीवन में इसलिए आता है क्योंकि जब चारों ओर से व्यक्ति के ऊपर प्रेशर्स बढ़ जाते हैं और वो प्रेशर्स के साथ कोप अप करने की जो आंतरिक शक्ति होनी चाहिए, इनर स्ट्रेंथ, वो नहीं है, इसलिए स्ट्रेस क्रिएट होता है। जिस प्रकार मैं अगर एक सिंपल एग्जाम्पल आपको दूं कि व्यक्ति को शारीरिक बीमारी क्यों आती है, कि जब फिजिकल रेजिस्टेंस पावर हमारा कम हो जाता है तो कोई भी बाहर के वायरस अटैक करते हैं, और जब वो बाहर के वायरसेस अटैक करते हैं तो सर्दी जुखाम बुखार भी आ जाता है। डॉक्टर के पास अगर हम जाएंगे और डॉक्टर से पूछेंगे भाई हमारे घर में 4 या 5 मेंबर्स है और किसी को ये सर्दी जुखाम बुखार नहीं हुआ, हमें ही क्यों हुआ? तो डॉक्टर कहेंगे सिंपल बात है कि आपकी इम्यूनिटी कम है, आपका फिजिकल रेजिस्टेंस पावर कम है, इसीलिए ये बीमारी आपको लगी, ये वायरस ने आपको अटैक किया और आपको ये बुखार आया। सिंपल। और उसके लिए डॉक्टर 2 चीज़ देता है, एक एंटीबायोटिक देगा जिससे वो वायरस को ख़त्म करते हैं, और एक मल्टीविटामिन कैप्सूल देगा जिससे कि वो इम्यूनिटी हमारी बढ़े, कम न हो जाए। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति को स्ट्रेस क्यों आता है? क्योंकि जब मेंटल रेजिस्टेंस पावर कम हो जाता है तो थोड़ा सा चेंज सराउंडिंग्स के अंदर आया, वो चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए एक प्रेशर मन के ऊपर क्रिएट होने लगता है, और ये प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है तो कहेंगे टेंशन हो गया है। ये बात जब से सुनी तब से टेंशन हो गया
बात टेंशन कैसे करा सकते, बात टेंशन नहीं कराती है, लेकिन वास्तव में उस बात को स्वीकार करने की जो आंतरिक क्षमता है वो कम है, तब स्ट्रेस का अनुभव होने लगता है। और इसलिए जब भी इंसान को स्ट्रेस होता है तो क्या होता है, इस स्लाइड में हम देखेंगे कि जब भी जीवन में स्ट्रेस आया तो व्यक्ति का एक प्रकार से रिएक्शन क्रिएट होता है, और वो रिएक्शन चाहे फिजिकल रूप में हो चाहे इमोशनल रूप में हो, टू एनी काइंड ऑफ चेंज, इंटरनल और एक्सटर्नल। क्योंकि आज के युग के अंदर बहुत सुंदर किसी ने कहा है कि इन दिस एज human beings have left their original nature of ease, and that is why they have become diseased. मानसिक रूप से व्यक्ति अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, डिसईज फील कर रहा है, और ये डिसईज की फीलिंग यही उसके अंदर स्ट्रेस को क्रिएट कर रहा है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर प्रेशराइज्ड फ्रॉम ऑल द फोर साइड्स। व्यक्ति बीच में है, द इंडिविजुअल इज इन द सेंटर, और एक प्रेशर उसके ऊपर है पास्ट का। पास्ट का कौन सा प्रेशर है? पास्ट की कुछ स्मृतियां ऐसी है जिसको वो भुलाना चाहते हुए भी भुला नहीं पाता है, और जब भी वो घटनाएं, वो बातें दिमाग के अंदर याद आ जाती है, स्मृति के अंदर उभरने लगती है, तो वो स्मृति उसके भीतर एक प्रेशर क्रिएट करती है। तो एक प्रेशर ये पास्ट मेमोरीज का है जिसको हम भुलाना चाहते हुए भी भुला नहीं पाते। दूसरा एक प्रेशर है फ्यूचर का। फ्यूचर का कौन सा प्रेशर है? हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिस युग को कहते हैं इट्स एन एज ऑफ अनसर्टेनिटी, एक अनिश्चितता का समय है। और इस अनिश्चितता के समय के अंदर जब भी वो भविष्य के बारे में सोचते हैं जो निश्चित नहीं है, तो उसके प्रति एक भय क्रिएट होता है, एक फियर ऑफ फेलिंग, fear of being criticized, fear of being hurt, है ना। कई प्रकार के fears है व्यक्ति के अंदर कि पता नहीं ऐसा हो गया तो, या ये किसी ने कह दिया तो, और जब भी उस बात के विषय में सोचते हैं तब अंदर में एक प्रेशर क्रिएट होना शुरू होता है। तो एक प्रेशर है पास्ट का, एक प्रेशर है फ्यूचर का, और प्रेजेंट के दो प्रेशर्स हैं जिसको कहते हैं एक इंटरनल प्रेशर और दूसरा है एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर को हम समझ सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होती है, कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज होती है जो अफेक्ट करती है हमारी लाइफ को, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन इट इज अफेक्टिंग माय लाइफ। कंपटीशन इतना ज्यादा है संसार के अंदर, और इस कंपटीशन के साथ सरवाइव करना ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंज हो गई है आज के युग के अंदर। ऐसी अनेक चैलेंजेस इंसान के सामने हैं, जिन चैलेंजेस को वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, और जब वो उसके कंट्रोल में नहीं है और उसके फेवर में नहीं लगती है, तब एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और चौथा प्रेशर है इंटरनल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर कौन सा है? ऑफ माय ओन नेगेटिव थिंकिंग, अपने ही नकारात्मक विचारों का। घर में कोई परिस्थिति आती है, कोई ऐसी बात होती है कि तुरंत एक नेगेटिव थॉट मन के अंदर उभरने लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, जरूर उसके पीछे
ऐसी बात होगी, जरूर उसके पीछे ये बात होगी, ऐसे अनेक प्रकार के नेगेटिव विचार क्रिएट होता है। घर में एक लड़का है, 16-17 साल का है, बाहर जब जाता है अपने पेरेंट्स को कह के जाता है शाम को 6 बजे मैं घर लौट आऊंगा। 6 बजा और नहीं आया, 6:15 हुआ नहीं आया, तो पहला विचार कौन सा आएगा? पॉजिटिव, नेगेटिव? नेगेटिव। और ये भी नहीं एक विचार आया और फिर हमने लेट गो कर दिया उस विचार को, नहीं। 6:30 हुआ नहीं आया तो जस्ट इमेजिन द सीरीज ऑफ नेगेटिव थिंकिंग दैट यू क्रिएट इन योर माइंड। कितने नेगेटिव विचार आने लगते हैं, पता नहीं कहाँ गया होगा, क्या हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, हॉस्पिटल तो नहीं पहुंच गया, कितने विचार आ जाते हैं। और जितने नेगेटिव विचार आते हैं, एक एक विचार एक प्रेशर क्रिएट करता जाता है माइंड के ऊपर। 6:45 हुआ, वो बच्चा अभी तक घर में नहीं आया। जस्ट इमेजिन द प्रेशर। दुनिया के अंदर एक प्रेशर कुकर होता है ना? उसके अंदर मनुष्य ने एक सिस्टम बनाई है कि प्रेशर इकट्ठा हो जाए तो रिलीज हो जाता है। लेकिन भगवान शायद यहाँ वो वाल्व लगाना भूल गया था कि प्रेशर ज्यादा हो तो रिलीज हो जाए अपने आप, और इसलिए वो रिलीज नहीं होता है तो क्या होता है, अंदर ही अंदर अपने आप को बेचैन, डिसईज करता रहता है। और इतनी अनकंफर्टेबल फीलिंग हमारे भीतर आने लगती है कि क्या करें। 7 बजा, अभी तक वो बच्चा घर में नहीं आया। यू कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट योर माइंड ऑन एनी अदर सब्जेक्ट। अप एंड डाउन यू स्टार्ट मूविंग अबाउट, है ना? 7:05 में वो बच्चा घर में आया। क्या होता है? क्या होता है? हा? जो प्रेशर अंदर इकट्ठा हुआ वो एक्सप्लोड होता है, और जब वो प्रेशर एक्सप्लोड होता है तो क्या होता है? फर्स्ट 45 मिनट्स द प्रेशर वॉज क्रिएटेड हियर, और उसके बाद जब वो आया तब एक एक्सप्लोजन हुआ, और सारे घर के वातावरण के अंदर कितना स्ट्रेस हो जाता है कि उस समय फैमिली का दूसरा कोई व्यक्ति बोलने की हिम्मत नहीं करता है। सारी बात अपने ऊपर आ जाएगी, चुप बैठो अभी, है ना? अब वो बच्चा भी जानता था कि मैं टाइम देकर आया हूं, नहीं पहुंचूंगा तो मेरे घर में सभी चिंता करेंगे। He tried his level best to reach home by 6 o'clock, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया था, उसमें अटक गया था, और इसलिए वो 1 घंटा लेट पहुंचा। So do you think he can tolerate that explosion? So how would he react? Positively, negatively? Negatively. और इस तरह से एक डिबेट, डिस्कशन शुरू हो जाता है घर के अंदर, और सारा घर का वातावरण उस समय इतना हैवी हो जाता है कि उस वक्त अगर कोई मेहमान आ जाए, भले सब साइलेंट हो जाए, लेकिन फिर भी they can feel the vibration कि जरूर यहाँ कोई बात हो रही है। आखिर वो कहते हैं, ऐसा करते हैं हम, थोड़ा काम है वो पूरा करके आते हैं ताकि घर का वातावरण थोड़ा लाइट हो। They also feel that uncomfortableness कि यहाँ कुछ कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, हम जा करके आ जाते हैं, और इसलिए थोड़ा पानी पी करके, चाय पी करके कहेंगे हम अभी आते हैं, यू कैन कंटिन्यू विथ वॉट एवर यू वॉन्ट टू। कहने का भावार्थ कि पहले स्ट्रेस यहाँ था, फिर घर के वातावरण। वो डिबेट, डिस्कशन 1 घंटा चलती है। 1 घंटे के बाद हमें सारी सिचुएशन का पता लगता है कि क्या हुआ था एक्चुअल में, और इसलिए हम उस बच्चे को कहते हैं, अच्छा चलो जो हो गया सो हो गया, फ्रेश होकर के भोजन के टेबल पर आ जाओ। तो क्या कहेगा वो?
मुझे भूख नहीं, आप खा लीजिए। नाउ द स्ट्रेस हैज एंटर्ड द रिलेशनशिप। और जब ये तनाव संबंधों में घुसने लगता है तो एक अंतर क्रिएट होता है। देयर इज अ गैप दैट इज क्रिएटेड। जिस गैप को हम चाहे कहे इट्स एन अंडरस्टैंडिंग गैप, या उसको हम कहे जनरेशन गैप, कि वेयर पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वन अनदर्स फीलिंग्स। और ये गैप दिन प्रतिदिन बढ़ेगी या कम होगी? क्या क्या सोचते हैं? बढ़ेगी। और एक न एक दिन ये संबंध को तोड़ देती है। इसलिए आज की दुनिया में कहते हैं स्ट्रेस के कारण कितने घर टूटते जा रहे हैं, कितने संबंध टूटते जा रहे हैं। आपके पास भी कई डाइवोर्स केसेस आते होंगे। आप एक किसी व्यक्ति को पूछेंगे, भाई इनके आखिर में भी मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण क्या हुआ? तो क्या कहते हैं? अरे भाई एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जो आपस में सुलझा नहीं सके, दोनों के दिमाग इतने गर्म, और वो स्ट्रेस को लेकर के जब टकराव हुआ तो यहां तक पहुंच गए, और उसको कोई सॉल्व नहीं कर सकता है, कोई समझौता नहीं कर पाता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। क्योंकि ये गैप जो क्रिएट हो गई है, ये गैप कम होने की कोई मार्जिन नहीं रहती है। तो इसलिए ये मामला कोर्ट तक पहुंचता है। कहने का भावार्थ कि व्यक्ति के ऊपर जब चारों दिशा से प्रेशर्स इकट्ठे होने लगे तो कितनी इनर स्ट्रेंथ होगी जिसके आधार से वो कोप अप करेगा। और इसलिए जब कोप अप नहीं कर पाता है तो स्ट्रेस लेवल इंक्रीजेस, बढ़ता जाता है। अब उसके लिए कोई एंटीबायोटिक तो है नहीं, या कोई मल्टीविटामिन कैप्सूल तो है नहीं कि जो हमारी मेंटल रेजिस्टेंस पावर को बढ़ा दे, वो तो है नहीं। ना हम कोई ऐसी प्रोसेस को अपनाते हैं जिससे हमारी भीतर से मेंटल चार्जिंग हो जाए। और इसलिए जब माइंड चार्ज नहीं होता है तो दिन प्रतिदिन वो छोटी छोटी सिचुएशंस, वो चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस इन द सराउंडिंग्स अराउंड मी, दैट इज क्रिएटिंग अ रिएक्शन, जिसको कहा स्ट्रेस। वो स्ट्रेस फिर हर लेवल पर इफेक्ट करता है और व्यक्ति एक विशिष्ट साइकिल के अंदर चला जाता है। सबसे पहले उसके विचारों के अंदर एक भय, चिंता के रूप में वो नेगेटिव थिंकिंग क्रिएट होता है, जिस थिंकिंग का इफेक्ट फिर उसके इमोशंस के ऊपर, उसके फीलिंग्स के ऊपर आते हैं कि उसके फीलिंग्स भी नेगेटिव हो जाते हैं, अनरीजनेबल हो जाते हैं और इरेशनल हो जाते हैं। वो फीलिंग्स फिर उसके व्यवहार को इफेक्ट करता है, जो व्यवहार उसका सही नहीं होता है। कई बार आश्चर्य लगता है किसी किसी के व्यवहार को देखते हुए कि आप बड़े समझदार व्यक्ति, आपसे ये व्यवहार कैसे हो गया? तो कहेंगे अरे इतना टेंशन हो गया था ना, हम चाहते तो नहीं थे कि ऐसा बोले, ऐसा करे, लेकिन हो गया हमसे। क्योंकि एक विशेष साइकिल में चले गए और वो व्यवहार के कारण उसका परफॉर्मेंस जीवन के अंदर जो कर रहा है, कर्म के ऊपर उसका इफेक्ट आता है। वो कर्म में भी जब उसको सफलता नहीं मिलती है उस व्यवहार को लेकर के, तो फिर से एक नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो जाता है। And this is how he gets into this vicious cycle. और उसको तोड़ना उसके लिए बहुत कठिन है, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग इतना नेचुरल हो गया है। आज व्यक्ति समझता है कि नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए। इतनी जागृति, इतनी अवेयरनेस समाज के अंदर आ गई है कि हाँ, नेगेटिव थिंकिंग नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए। लेकिन ये दूसरों को सलाह देने तक है ना। जब दूसरा नेगेटिव सोच रहा होता है तो हम उसको बहुत अच्छी सलाह दे सकते, अरे क्यों नेगेटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव सोचो ना। लेकिन जब हम कोई ऐसी सिचुएशन में आ जाए और हम भी नेगेटिव सोचने लगे और वो सामने वाला हमें कि हमें तो बड़ी सलाह दे रहे थे, अब तुम्हें क्या हुआ, तो हम क्या कहते हैं
डू वी रियली एक्सेप्ट कि हाँ हम भी नेगेटिव सोच रहे हैं? हाँ नहीं, उस वक्त हम कहते तेरा केस अलग है, मेरा केस ही अलग है। तेरे केस में तो आज भी मैं कहता हूं तुम नेगेटिव सोच रहा था, लेकिन मेरे केस तो है ही ऐसा, उसके लिए तो मुझे सोचना ही पड़ेगा ऐसा। कहने का भावार्थ भी नेवर रियली एक्सेप्ट कि हाँ हम भी नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, और नेगेटिव थिंकिंग सब कर रहे हैं। फिर भले दोष दूसरे पर डाल देते हैं, वातावरण ही ऐसा है, घटनाएं ऐसी होती जा रही है, तो नेगेटिव नहीं विचार आएगा तो क्या पॉजिटिव आएगा? तो दोष भले दूसरे पर डाल देते हैं, लेकिन वास्तव में ये मेंटल इम्यूनिटी हमारी जो कम हो गई है, उसके कारण नेगेटिव इरैशनल थिंकिंग हमारा बहुत ज्यादा चलने लगा है। और दूसरा, सारा दिन का जो इनपुट्स है, अब जैसा इनपुट होगा वैसा ही तो प्रोसेस चलेगा, वैसा ही तो आउटपुट रहेगा। इनपुट अगर नेगेटिव हो तो प्रोसेस पॉजिटिव कैसे चलेगा? इसलिए जब इनपुट नेगेटिव है, प्रोसेस नेगेटिव है, तो आउटपुट भी नेगेटिव है। क्लियर लॉजिक है ये तो। अब सारा दिन आप सुबह से उठो, सबसे पहले टेक अप द न्यूज़पेपर, कौन सा इनपुट्स मिलेगा? पॉजिटिव नेगेटिव? अंदर के पेजेस में पॉजिटिव कॉलम्स आती है, लेकिन कितने लोगों को इंटरेस्ट है वो पॉजिटिव कॉलम्स पढ़ने के? हार्डली एनी। वो पॉजिटिव कॉलम्स दोपहर को लंच आवर में पढ़ना चाहिए ताकि थोड़ी नींद आ जाए, है ना, व्यक्ति को थोड़ा रिलैक्स हो जाए उसके लिए। कहने का भाव, वी स्टार्ट आवर डे विथ नेगेटिव इनपुट्स। किसी से भी मिलो, बातचीत करो, लोगों के पास बातचीत करने के लिए भी क्या इनपुट्स है? नेगेटिव। ये प्रॉब्लम हो गया, ऐसा हो गया, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, यही तो बातें हैं। तो सारे सोर्सेस तो नेगेटिव इनपुट्स प्रदान कर रहे हैं हमें, तो प्रोसेस तो वही चलेगा ना। इसलिए नेगेटिव थिंकिंग नेचुरल हो गया है। हाँ, हम ये नहीं कहते हैं कि आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ो, हम ये नहीं कहते आप लोगों से नहीं मिलो, जरूर मिलना ही पड़ेगा, न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू लिव इन द वर्ल्ड, यू हैव टू वर्क इन द वर्ल्ड। लेकिन हम ये कहते हैं, राजयोग ये कहता है कि डोंट लेट दैट बी द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। सवेरे सवेरे हमारा माइंड इतना फ्रेश एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह होता है कि वॉट एवर यू गिव इट विल एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब। और उसी समय अगर हमने उसको नेगेटिव इनपुट्स दे दिया तो इट विल एब्जॉर्ब दैट, और जब वो एब्जॉर्ब कर लेंगे तो टोटल हमारी इनर मैकेनिज्म उसी से इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है। हमारी कॉन्शियसनेस वैसी बन जाती है, हमारा एटीट्यूड वैसा बन जाता है, हमारा परसेप्शन वैसा बन जाता है, हमारे बिहेवियर वैसे बन जाते हैं, हमारा संबंध में भी वो बातें आने लगती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि सुबह सुबह अपने मन को कुछ अच्छा नरिशमेंट दो, हेल्दी नरिशमेंट, कुछ पॉजिटिव इनपुट्स दो, एंड दिस इज वेयर स्पिरिचुअलिटी इज द मिसिंग डायमेंशन। कि जब उसको कुछ स्पिरिचुअल बातें देंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, दैट विल गो इनटू योर सिस्टम। जैसे एक ब्लॉटिंग पेपर एक बार सैचुरेट हो जाता है, उसके बाद इट विल नॉट एब्जॉर्ब एनीथिंग। तो हमारा माइंड भी अगर पॉजिटिव इनपुट से हम सैचुरेट कर दे तो नेगेटिव इनपुट्स विल जस्ट रिमेन एज इंफॉर्मेशन, इट विल नॉट अफेक्ट द सिस्टम। वो हमारी इनर मैकेनिज्म को प्रभावित नहीं करती है। एंड दिस इज हाउ बीइंग इन द वर्ल्ड, उसी एटमॉस्फेयर में रहने के बावजूद भी यू कैन रिमेन डिटैच्ड, क्योंकि वो सैचुरेट हो गया, अंदर जा ही नहीं रहा। सो दैट विल जस्ट बी एन इंफॉर्मेशन। 3 दिन आप यहाँ है, यहाँ आपको कमरों में न्यूज़पेपर तो नहीं मिल रहा, ना कोई टेलीविजन है, तो 3 दिन सुबह सुबह आपका सेशन शुरू होता है राजयोग से।
सो पॉजिटिव इनपुट्स 3 दिन में सी द डिफरेंस, टेस्ट द डिफरेंस, और ये 3 दिन में यू विल फील एज इफ यू आर स्पिरिचुअली एम्पावर्ड। 3 दिन के बाद यू विल फील एज इफ कि एक आंतरिक शक्ति, एक रिचार्जिंग अंदर से हो गई है। तो यहां पर आपको एक टेस्ट दिया जाएगा 3 दिन के अंदर। प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप इसको अगर अच्छा लगे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, क्यों व्हेन यू एम्पावर योर माइंड्स यू विल टोटली टेक डिफरेंट डिसीजंस। आपका माइंड जो है, एम्पावर्ड माइंड एक डिसीजन लेता है और एक अनहेल्दी माइंड डिसीजन लेता है, दोनों की क्वालिटी में अंतर होगा कि नहीं होगा? बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। एंड यू कैन फील कि हाउ योर करियर विल बी चेंजिंग। इसलिए कहा स्पिरिचुअल इनपुट्स आर द मिसिंग डायमेंशन इन मॉडर्न लाइफस्टाइल। यही एक खूटती कड़ी है। और इसी के कारण अगर देखें, किसी ने बहुत सुंदर कहा है, व्हाट इज स्ट्रेस, कि जब भी स्ट्रेस, वो प्रेशर अनुभव होता है तो इट कम्स विथ अ मैसेज दैट स्ट्रेस इज फॉर्म ऑफ पेन that comes to tell me that there is something I need to change. कुछ मुझे चेंज करना होगा, या मुझे अपनी विचारधारा को बदलना होगा, या मुझे अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंज लाना होगा, या मुझे अपने एटीट्यूड में कुछ चेंज लाना होगा। कहीं तो मुझे चेंज लाने की आवश्यकता है। And that pain is a messenger which comes with a message and tells me there is something I need to learn. उस चेंज प्रोसेस को एडॉप्ट करने के लिए मुझे कुछ सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन में चलते चलते हमने बहुत कुछ सीख लिया जो हमें सीखना नहीं चाहिए था। Therefore, there is some things that I have to unlearn and some things which I need to relearn. और जब तक ये रीलर्निंग प्रोसेस हो, फिर आप देखेंगे कि कैसे द चेंज स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। हर क्षेत्र को प्रभावित करेगा वो। आपकी फैमिली लाइफ की क्वालिटी बढ़िया हो जाएगी, आपकी वर्क लाइफ की क्वालिटी बढ़िया हो जाएगी, आपकी सोशल लाइफ की क्वालिटी बढ़िया हो जाएगी, आपकी पर्सनल लाइफ की क्वालिटी भी बढ़िया हो जाएगी। सो ईच एंड एवरी aspect of your life is going to be affected with that. और आगे बहुत सुंदर, इसीलिए जब चेंज की बात आती है तो एटीट्यूड, क्योंकि विचारधारा भी एटीट्यूड से प्रभावित है। एटीट्यूड किसको कहते हैं? हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने की आवश्यकता है। एटीट्यूड किसको कहते हैं? बहुत सुंदर 5 बातें बताई है। ऑलवेज सीइंग द ब्राइटर साइड ऑफ एवरीथिंग। First, think about the advantage of every situation. हर बात के, हर परिस्थिति के दूसरे तरफ को सोचो, उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट अवश्य है, उसको सोचो। Learn something from every situation. हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने लिए आई है। अगर उस लेसन को सीख लेते हैं तो जीवन में एक बहुत वैल्यूएबल एक्सपीरियंस के रूप में हमारे साथ रहेगा। थर्ड, लिव इन द प्रेजेंट, नॉट लॉस्ट इन द पास्ट और द फ्यूचर। प्रेजेंट, इसीलिए प्रेजेंट को यही कहते हैं, इट्स अ प्रेजेंट फ्रॉम गॉड। क्योंकि पास्ट की जो बातें हैं उसी के कारण तो हम प्रेजेंट को भोग रहे हैं और फ्यूचर को भी खराब कर रहे हैं। तो क्यों नहीं ये प्रेजेंट मोमेंट जो है, विच इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, लेट मी यूज इट इन सच अ ब्यूटीफुल मैनर, जिससे फ्यूचर तो सुरक्षित हो ही जाता है। तो लिव इन द प्रेजेंट, नॉट लॉस्ट इन द फ्यूचर और पास्ट। चौथा अगर देखें, फोकस ऑन द चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। हर चुनौती के साथ
उसका समाधान उसी के अंदर समाया होता है। सिर्फ उसको उस मिस्ट्री को ढूंढना होता है, उसको अनवेल करना होता है। और जितनी व्यक्ति के पास मानसिक क्षमता होती है उस मिस्ट्री को अनवेल करने की, तो वो चैलेंज एक ऐसा सॉल्यूशन उसको प्रदान करती है जिससे वो जीवन के अंदर बहुत आगे बढ़ जाता है, उसके लिए एक आगे चढ़ने की एक सीढ़ी बन जाती है। लेकिन अगर वो चैलेंजेस को उस रूप में नहीं देखते हैं तो वही हमारे लिए थ्रेट्स बन जाती है, भय का एक कारण बन जाता है। और पांचवा, बी होपफुल एंड बी प्रोएक्टिव। उसी के को लेकर के सदा आशावादी बने रहो और सदा ही पॉजिटिवली चलते रहो। रिएक्टिव फोकस को अपनाने के बजाय एक प्रोएक्टिव फोकस को हम अपनाएं। तो ये 5 बातें जहां है उसको कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। थिंक अबाउट द एडवांटेजेस, think, learn, live, focus and be. We are all human beings. So this is how we should be. लेकिन आज व्यक्ति he is so conscious about what he is doing that he has become more of human doings than human beings. है ना? और इसलिए जब वो being नहीं है, doing के consciousness में है, तो उसका ईगो लेवल बढ़ता जाता है। और जब वो ईगो लेवल बढ़ता जाता है तो और ही उसकी मानसिक शक्ति जो है, जो इनर स्ट्रेंथ है, वो ड्रेन होने लगती है। और जितनी ये ड्रेन हो जाती है उतनी व्यक्ति भीतर से डिसएम्पावर्ड हो जाता है। और व्यक्ति डिसएम्पावर्ड हो गया, उसका पता कैसे चलता है? कैसे पता चलेगा एक व्यक्ति एम्पावर्ड है या डिसएम्पावर्ड है? कैसे पता चलेगा? हाँ? जो भी बातें उसके सामने आएगी, एम्पावर्ड व्यक्ति उसको प्रोएक्टिवली सॉल्व करेगा। और जो डिसएम्पावर्ड व्यक्ति है, जो भी उसके सामने आएगी बातें, उस हर बात के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा, है ना? हर बात में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है एक फैमिली से बच के रहना। कौन सी फैमिली से बच के रहेंगे आप? आज ये फैमिली का परिचय हम आपको करा देते हैं, जिसको आप कभी भी अपने जीवन के अंदर स्थान नहीं देना, क्योंकि अगर आपने स्थान दिया तो आप अपनी पूरी लाइफ को रूइन कर देंगे। और वो फैमिली में सबसे पहली आती है मिसअंडरस्टैंडिंग। शी इज ऑलवेज फर्स्ट टू एंटर एनीबॉडीज लाइफ, misunderstanding, but she is never alone. She is always accompanied by her companion Mr. Doubt. है ना? जहां मिसअंडरस्टैंडिंग है वहां मिस्टर डाउट जरूर है। और जहां ये दोनों हैं उनके 4 क्रिएशन साथ चलते हैं। कौन से 4 क्रिएशन? सबसे पहले हैं मास्टर जेलसी, है ना, ईर्ष्या आने लगती है। उसके बाद मास्टर हेट्रेड, नफरत उत्पन्न होने लगती है। फिर गुस्सा आने लगता है, एंगर। और फिर भारत की नेशनल गेम कौन सी है? इंडिया की नेशनल गेम कौन सी है? हाँ, हॉकी नहीं, अभी वर्तमान में जो हर ऑर्गेनाइजेशन, हर क्षेत्र पर खेली जाती है। हाँ, कौन सी? लेग पुलिंग, कबड्डी, है ना, लेग पुलिंग, एक दूसरे की टांग खींचना। ये खेल इनफैक्ट आजकल तो हर घरों में भी खेला जाने लगा है ना? इतना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, क्या करेगा? और इसलिए जब व्यक्ति के पास और कोई सोर्स नहीं होता है तो यही गेम वो खेलना शुरू करता है। ये परिवार से हमेशा बच के रहना। ये परिवार में इतनी यूनिटी है जितनी कि शायद आपके परिवार में नहीं होंगी, है ना? ये जहां जाते हैं ना, साथ में ही जाते हैं, इकट्ठे जाते हैं। और उस संबंध को, उस घर को, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस जगह को
के अंदर केओस क्रिएट कर देते हैं, इतनी उसमें शक्ति है। और मिसअंडरस्टैंडिंग आती कैसे है? बहुत सिंपल है। हाँ, आप सबके पास पेपर पेंसिल तो है सबके पास। एक लकीर खींचिए, एक छोटी लकीर खींचिए। खींच लिया सभी ने? एवरीबडी? हाँ, छोटी सी एक्सरसाइज खेलेंगे। एक लकीर खींचिए, खींच लिया सभी ने? अब अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। Write the first and the last letter of your first name at each ends. लिख लिया सभी ने? हाँ, सभी ने लिख लिया? अच्छा, कितनों ने पहला अक्षर यहां लिखा, अंतिम अक्षर यहां लिखा? जस्ट रेज योर हैंड्स। कितनों ने पहला और आखिरी यहां लिखा, पहला और आखिरी यहां लिखा? एक तो ओके। व्हाट डिड आई से? हमने क्या कहा था आपको? हमने क्या कहा था आपको? हाँ, क्या कहा था? अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो, कहा था हमने। हाँ, write the first and the last letter of your first name at each end. इतना स्पेसिफिक थे। फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ योर फर्स्ट नेम, अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो, कहा था हमने। क्या हुआ? हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई? हो गई? हाँ? इतना सिंपल सेंटेंस था जिसके दो अर्थ भी निकलते नहीं है। कई शब्द, कई वाक्य तो ऐसे होते हैं संसार के अंदर जिसके दो अर्थ निकलते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग की गुंजाइश रहती है। लेकिन यहाँ तो इस लाइन के अंदर इतना स्पष्ट कहा गया है कि अपने पहले नाम के पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। दो अर्थ भी नहीं है, फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग। अब मुझे डाउट आ रहा है कि 1 घंटे से मैं जो बोल रही हूं कितना मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। हाँ, क्या कहेंगे? और फिर ये तो 3 दिन के अंदर कितना मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो जाएगा? हाँ? क्या कहेंगे? Where was the problem? ये प्रॉब्लम कहां था? आपके तरफ या मेरे तरफ? Was my communication not good? मेरा कम्युनिकेशन ठीक नहीं है क्या? हाँ, मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है क्या आपको? आ रही है? तो इतना सिंपल सेंटेंस कैसे नहीं समझ में आया? हाँ, 1-2 मिसअंडरस्टैंडिंग कर सकते थे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द ग्रुप या ज्यूरिस्ट प्रभाग वाले का मेंटल फ्रीक्वेंसी लेवल एक जैसा होता है, ऐसा? क्या कहेंगे? So where is the problem? On your side or my side? Huh? Your side? My side? Now you are also in a doubt. मेरे तरफ? हाँ, वो तो है ही पेशा के दोष हमेशा दूसरों पर डालना है। हम लोगों का तो दोष है ही नहीं ना। हाँ, 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 अच्छा, तो माना सही नहीं बोला था। हाँ, तो इसीलिए हमने इंग्लिश में भी बोला, हिंदी में भी बोला कि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। दोनों में बोला ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई ये ना कहे। एंड आई अगेन एंड अगेन रिपीटेड। अच्छा, so there was a plot in this, huh? You feel there was a plot in this, okay? हाँ जी, हाँ,
misunderstanding may not occur. हाँ. It ought to have been spoken. Yes. Write your name's first letter and last letter on both ends of this line. Okay. Then there might not have come any misunderstanding. अच्छा, लेकिन मैं तो समझ रही थी कि यहाँ सब समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इतना क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक छोटे बच्चे को या अनपढ़ को इतना क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है। आप सब पढ़े लिखे बैठे हैं, इतने समझदार बैठे हैं, आप लोगों को भी इतना क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है? हाँ, क्या कहेंगे? जरूरत है? और अगर आपको समझ में नहीं आया तो you could have asked me, what do you mean? Do you mean one letter at each end or you mean two letters at each end? हाँ जी। अच्छा। यहाँ पर हम सोचते जा रहे हैं। हाँ। कॉमन सेंस रखते हुए। हाँ। आपका प्रश्न द्वारा ट्विस्ट टाइप पे आने से आप प्लेनली फर्स्ट और लास्ट लेटर लिखिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, वकीलों को सुनने की आदत कम होती है, बोलने की आदत ज्यादा होती है ना, ये बात है, ये बात राइट है ना। कम्युनिकेशन गैप हो गया। कहाँ गैप था? मेरे बोलने में गैप था, आपके सुनने में गैप था, कहाँ था? हाँ जी। ओके, वेरी गुड। अब ऐसा है कि वास्तव में अगर मेजॉरिटी सभा मिसअंडरस्टैंड करती है तो 50% तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे भी उठानी पड़ेगी ना, कि कहीं तो मेरा कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण आई वॉज नॉट एबल टू कन्वे समथिंग एक्यूरेट इन फ्रंट ऑफ यू। अब ये प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ था, ये गैप कहाँ आ गया? क्योंकि जब मैं बोल रही थी तो आप सुन नहीं रहे थे, क्योंकि अगर सुना होता था तो आई वॉज वेरी क्लियर इन माई वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन आप सब क्या कर रहे थे? आप मुझे देख रहे थे और मैं क्या कर रही थी? मैं बोलने में तो बहुत क्लियर थी, लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कर रही थी। मेरी बॉडी लैंग्वेज ने कहा, राइट द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑफ योर फर्स्ट नेम एट ईच एंड। आप इसको देख रहे थे, अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। आपने इसको देखा ना, आपने सुना नहीं, आपने इसको देखा, इसीलिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। क्योंकि संसार में हमें सुनने की आदत कम होती है, हम प्रत्यक्ष में देखना चाहते हैं और जो देखते हैं वही समझते हैं। और देखने में आपने इसको देखा तो इस एक अंगुली ने सबको मिसगाइड कर दिया। यहां तो बहुत सहज था स्वीकार करना कि हाँ, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या आपका प्रॉब्लम था, ये कहना। लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में इतना ह्यूमरसली हम ये बात को नहीं लेते और वहां अपने आप को सिद्ध करने का एक प्रयत्न करते हैं कि अरे हम भी पढ़े लिखे हैं, इतनी सी बात हम नहीं समझ सकते हैं क्या? वहां अपने आप को इतना पढ़ा लिखा दर्शाने का प्रयत्न करते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, हम सब कुछ समझते हैं। इतनी छोटी सी बात हम नहीं समझ सकते थे क्या? लेकिन आपने यही कहा। अगर आधा घंटे के बाद मैं आकर पूछती थी, अच्छा आपने 2-2 अक्षर लिख लिए, तो आप सभी मेरे को यही कहेंगे, नहीं बहन जी आपने एक एक ही बोला था। क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेसी विंस, है ना, मेजॉरिटी विंस। तो मेजॉरिटी ने जो किया है वही सही है। इसलिए मैं कहूंगी भाई, आई वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड, आई वॉन्टेड 2 लेटर्स एट ईच एंड। आप कहेंगे आपने ऐसा कहा ही नहीं ना। और उस वक्त
वो व्यक्ति को आप सोचेंगे ये झूठ बोल रहा है, ये ऐसा कर रहा है, अपना बचाव कर रहा है, 10 बातें हम सामने रख देते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज हमेशा कुछ और कह रही होती है और उसके तरफ हमारा ध्यान नहीं होता है। आजकल तो फोन पर बात करते हैं ना, तो भी बॉडी लैंग्वेज को यूज करने का इतना अभ्यास हो गया है कि फोन पर बात कर रहे, सामने वाला देख नहीं रहा है तो भी हम बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं। और तीसरा व्यक्ति कैबिन के बाहर खड़ा होकर के बात नहीं सुन सकता है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज को देख करके सारे मैसेज को समझने का प्रयत्न करता है और फिर जाकर किसी को, अब भी मैं देख के आया ना, वही बात चल रही थी। क्या चल रही थी? और फिर इतना बड़ा बतंगड़ शुरू हो जाता है और जब वो बात घूमते घूमते आपके पास आती है, आप सोचेंगे ये बात तो मैंने कही भी नहीं, कहां से आई पता ही नहीं। और इतना बड़ा इश्यू बन जाता है उस एक बात को लेकर के कि कभी कभी उस समय स्ट्रेस लेवल इतना हाई हो जाता है कि यू कैन नॉट अडॉप्ट कि भाई ये बात जो कही गई है ये साफ झूठी है, ये हुई नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं हुआ है ना भाई, आग के बिना धुआं थोड़ी आएगा, तब लोग ये कहेंगे आग के बिना धुआं थोड़ी आएगा, लेकिन यहां तो बिना आग के ही धुएं निकलते हैं। हाँ, ये संसार बन गया है। कहने का भावार्थ ये है कि ये परिवार से बच के रहना। यहां तो ये 2 ही आए, लेकिन और लंबा खींचते थे तो शायद ये 4 आ जाते थे। फिर भी ये तो घुसने की तैयारी में था ही, टांग खींचना तो शुरू हो ही गया था, है ना। तो इस तरह से ये 4 ही, ये पूरा परिवार इकट्ठा अटैक करता है और कितना भी अच्छा संबंध क्यों ना हो, वो संबंध को तोड़ देता है, वो परिवार को तोड़ देता है। और यही आजकल आप सबके सामने जो बातें आ रही है, जिनको सॉल्व करना पड़ता है। इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड कि जब ये 5 बातों को अपनाएंगे तो शायद हम एक ऐसा चेंज अपने अंदर ला सकते हैं। और उसको चेंज करने के लिए क्या चाहिए? तो जैसे कहा, फिजिकल रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने के लिए डॉक्टर एक मल्टीविटामिन कैप्सूल तो देगा ही, साथ में 3 चीज कहेगा। क्या कहेगा? हाँ भाई, किसी को हार्ट अटैक आ जाए और हार्ट अटैक आने के समय डॉक्टर ने अगर उसको, डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसको देखा, जांच किया और फिर अगर उसको कह दिया कि देखो अब अगर तुम्हें जीना है तो 3 चीजें ठीक करनी पड़ेगी। कौन सी? सबसे पहली परहेज बताएगा खाने की। ये नहीं खाना चाहिए, फास्ट फूड तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, है ना। हेल्दी नरिशमेंट, नरिश योर बॉडी विथ सम हेल्दी फूड। सबसे पहला हेल्दी नरिशमेंट चाहिए। दूसरा फिर कहेगा ठीक से आराम करो, ओवर वर्क नहीं करो, बहुत ज्यादा काम के पीछे नहीं लगे रहो, आराम जरूरी है शरीर को, इसलिए आराम भी करो। और तीसरा एक्सरसाइज करा कि रोज सुबह ब्रिस्क वॉकिंग आधा घंटा, रोज शाम को ब्रिस्क वॉकिंग आधा घंटा, ये एक्सरसाइज जरूरी है। ये 3 चीज है तो आप स्वस्थ रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह अभी मान लो कि उस वक्त वो पेशेंट कहे खाने की परहेज तो मैं कर लूंगा, है ना, आराम भी मैं कर लूंगा, लेकिन ये एक्सरसाइज जो है ना, सुबह सुबह ही सारा कारोबार शुरू होता है, सारे फोन कॉल्स आते हैं, सुबह आधा घंटा निकालना तो बहुत मुश्किल होगा और शाम को भी देखेंगे तो डॉक्टर क्या कहेगा? हाँ, क्या कहेगा? मरो, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, यही कहेगा। ठीक इसी प्रकार अगर हमें अपनी मेंटल इम्यूनिटी को बढ़ाना है, मेंटल रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाना है, तो हमें भी 3 चीजें करने की जरूरत है।
सबसे पहला है नरिश योर माइंड विथ सम हेल्दी थॉट्स, स्पिरिचुअल थॉट्स। रोज सुबह सुबह अपने मन को कुछ हेल्दी नरिशमेंट, क्योंकि मन का भोजन है चिंतन, इसलिए रोज सुबह सुबह न्यूज़पेपर नहीं, लेकिन रोज सुबह सुबह कुछ स्पिरिचुअल इनपुट्स दो एंड एब्जॉर्ब दैट, लेट दैट गो इनटू योर सिस्टम। ये हेल्दी नरिशमेंट है। इसलिए स्पिरिचुअल बातें, आजकल तो टेलीविजन चैनल्स पर भी अच्छी आध्यात्मिक चैनल्स शुरू हुई है, जो घर बैठे भी आपको आध्यात्मिक नरिशमेंट मिल सकता है। लेकिन बहुत बेहतर होगा अगर आपके नज़दीक कोई आश्रम है, वहाँ जाने की सुविधा आपके पास हो तो। क्यों? क्योंकि आज एक बच्चे को घर में हम ABCD सिखा सकते हैं ना, फिर भी उसको स्कूल क्यों भेजते हैं? खाली सर्टिफिकेट के लिए नहीं भेजते हैं। घर में वो बच्चा सीख नहीं सकता है। कितना भी आप अच्छे से अच्छे टीचर को बुला लो घर में, तो भी आप सिखा नहीं पाएंगे उस बच्चे को। क्यों? क्योंकि घर में वो वातावरण ही नहीं है, वो माहौल नहीं है, वो बातें नहीं है। डिस्ट्रैक्ट करने की टेलीफोन बजेगा, डोरबेल बजेगा, कोई आएगा मिलने के, तो डिस्ट्रैक्शन के 10 कारण हो सकते हैं। इसीलिए आप बच्चे को स्कूल में भेजते हैं कि स्कूल में भेजने से वो बच्चा अच्छी तरह सीख सकता है, क्योंकि वो माहौल, वो बातें, वो संग, वो साधन, वो सब कुछ उपलब्ध है उसको सीखने के लिए जो चाहिए वो। ठीक इसी प्रकार मेंटली अपने आप को नरिश करने के लिए भी आप अच्छी बातें, अच्छी किताब पढ़ रहे हैं सुबह सुबह में, लेकिन फ़ोन कॉल बजेगा, डोरबेल बजेगा। सुबह सुबह बहुत डोरबेल्स बजते हैं, बहुत फ़ोन कॉल्स आते हैं। इसीलिए खुद को कुछ समय बाहर निकालना ही पड़ेगा, उस माहौल में ले जाना पड़ेगा, तब जल्दी खुद को चार्जिंग कर सकेंगे। वातावरण भी चार्ज करता है व्यक्ति को। दूसरा, रेस्ट, रिलैक्सेशन। माइंड को भी रिलैक्स करने की आवश्यकता है, और माइंड के लिए रिलैक्सेशन क्या है? मेडिटेशन मीन्स कॉन्शियसली रिलैक्सिंग द माइंड। मन को आराम देना है। जब हम साइलेंस में बैठते हैं तो मन को रिलैक्स करते हैं, और जितना मन हमारा रिलैक्स होता है उतना वो ज़्यादा पावरफुल, एम्पावर्ड हो जाता है। और इसलिए हम आपको यही एक छोटी सी एडवाइस देते हैं, सुबह 20 मिनट मेडिटेशन करिए, शाम को 20 मिनट करिए, बस, उससे ज़्यादा नहीं। क्यों हमने 20 मिनट कहा आपको? क्योंकि मेडिकल साइंस के हिसाब से एक व्यक्ति 5 मिनट बॉइलिंग टेम्पर गुस्सा करता है तो उसकी 2 घंटे कार्य करने की क्षमता जल जाती है। He cannot concentrate his mind for the next 2 hours. वो 2 घंटे में क्या करेगा? 5 मिनट का गुस्सा, बॉइलिंग टेम्पर गुस्सा 2 घंटे माइंड को कॉन्सेंट्रेट नहीं होने देता है। 2 घंटा वो क्या करेगा? 10 लोगों को ढूंढेगा और अपने आप को जस्टिफाई करेगा कि मैंने जो इसके ऊपर गुस्सा किया ना, ठीक किया। रोज ही ऐसा करता है ये। और जब उसको 10 व्यक्ति ये कहने वाले मिल जाते हैं कि हाँ तुमने ठीक किया, तब उसको मन को संतुष्टि मिलती है, तब उसका माइंड रिलैक्स होता है। और 10 में से एक व्यक्ति ने अगर कह दिया कि ये आपने ठीक नहीं किया, क्या हो जाता है? तो 5 मिनट का गुस्सा 2 घंटे की कार्य क्षमता को जला सकता है, तो 5 मिनट का रिलैक्सेशन 2 घंटे की कार्य क्षमता को जनरेट कर सकता है। इसलिए सुबह 20 मिनट मेडिटेशन, ताकि 8 घंटा आपके दिन के अच्छे जाए। शाम को 20 मिनट, ताकि रात आपकी पीसफुल नींद कर सके, आप वो स्ट्रेस को लेकर के नहीं सो।
इसलिए सुबह 20 मिनट, शाम को 20 मिनट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? 20 मिनट समय निकाल सकते हैं। और तीसरा, एक्सरसाइज। मन के लिए एक्सरसाइज क्या है? मन के लिए एक्सरसाइज है पॉजिटिव थिंकिंग एक्सरसाइजेस देनी पड़ेगी। अपने आप पॉजिटिव थिंकिंग चलेगा नहीं, क्योंकि मन इतना आदती हो चुका है नेगेटिव सोचने के लिए कि पॉजिटिव थिंकिंग अपने आप नहीं चलेगा। इसीलिए कॉन्शियसली हमें विचार देने होंगे, पॉजिटिव चिंतन देना पड़ेगा। इनिशियली डिफिकल्ट लगेगा। जैसे एक व्यक्ति कभी एक्सरसाइज नहीं किया हो और एक दिन आए उसके मन में और एक्सरसाइज शुरू कर दे, तो हाथ पैर सब दर्द करने लगेगा कि नहीं लगेगा? डिफिकल्ट लगेगा, बॉडी इतनी मुड़ेगी नहीं उसकी। लेकिन एक बार प्रैक्टिस हो जाती है फिर उसके लिए आसान हो जाता है। फिर एक्सरसाइज नहीं किया उस दिन उसको अनकंफर्टेबल लगेगा। ठीक इसी तरह पॉजिटिव थिंकिंग इज नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस कि आज आपने सुना माना कल से शुरू हो जाएगा, नहीं। कॉन्शियसली ट्रेनिंग देनी पड़ेगी माइंड को, और यही राजयोग हमें ट्रेनिंग देता है पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करने का। तो ये थॉट्स अपने मन को इनिशियली देना पड़ेगा, फिर धीरे 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 अभ्यास हो जाएगा, और जैसे जैसे अभ्यास हो जाता है वैसे वैसे फिर आसान हो जाता है। तो ये 3 चीज देने से मन हेल्दी हो जाता है, और जब हमारा मन स्वस्थ होगा, मेंटली हम चार्ज होंगे, हेल्दी होंगे, तो कोई भी चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे तो वो प्रेशर्स के साथ डील करना आसान हो जाएगा। स्ट्रेस लेवल इंक्रीज नहीं होगा, उसको हम लो ही रख सकते हैं, और इस तरह से स्ट्रेस फ्री हो जाना आसान है। क्योंकि रोज अपने आप को ये 3 चीज देते रहो, नरिशमेंट, रेस्ट एंड एक्सरसाइज। ये 3 चीज रोज अगर देते रहो माइंड को, तो फिर स्ट्रेस फ्री होना कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि कोई भी इंसान संसार के अंदर बीमार होना नहीं चाहता है। होना चाहता है कोई? सर्दी जुकाम बुखार में पड़ा रहना चाहता है? नहीं। जल्दी से जल्दी अपने आप को हिल कर देना चाहता है। कोई बीमारी में लंबा समय भी गुजारना नहीं, और लंबा समय अगर निकालना भी पड़े तो फिर अपने आप में उसको बोर होने लगता है। इतना लंबा चला, इतना लंबा चला, और ही वीक होता। बहुत लोग बीमार पड़ना चाहते हैं, हाँ, वो बीमार पड़ना चाहते, वो जेल में जाने नहीं चाहते ना, इसीलिए उसको बहाना चाहिए। वो बीमार पड़ना नहीं चाहते हैं, उसको बहाना चाहिए। लेकिन संसार में कोई भी इंसान स्वयं में बीमार होना नहीं चाहता है। तो इसी तरह कोई भी इंसान संसार में स्ट्रेसफुल लाइफ लीड करना नहीं चाहता है, लेकिन क्योंकि मानसिकता को चार्ज करने की टेक्निक मालूम नहीं, इसीलिए स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। अगर हम अपने आप को मेंटली हेल्दी रखें, स्पिरिचुअली हेल्दी रखें, तो स्ट्रेस कोई है ही नहीं, उसके लाइफ में स्ट्रेस होगा ही नहीं। हर बात जो उसके सामने आएंगी उसको सॉल्व करने की एक कला उसके पास आ जाएगी, है ना। तो ये कला के आधार पर हम अपने जीवन को सदा स्वस्थ उन्नति की ओर और आगे बढ़ाते चले। यही हमारी शुभ भावना है कि कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं, इतना समय अपना निकाल करके, कीमती समय, और अपने कारोबार को छोड़ करके, तो अवश्य आप यहाँ से ऐसी बात अपने साथ लेकर के जाएं जिससे आने वाले समय में आपके सामने बड़े से बड़ी परिस्थिति भी आ जाए तो उसको क्रॉस करने के लिए भी कोई मेहनत नहीं लगे, ठीक है ना। तो रिएक्शन नहीं हो, लेकिन प्रोएक्टिवनेस हो स्वयं में, और जीवन में सफल होते रहो। यही शुभ भावना, शुभकामना। ओम शांति। तो जो मैंने आपको कहा कि प्रैक्टिकल पॉजिटिव थिंकिंग मन को देना पड़ेगा, तो
ये जो 10 मिनट है हमारे पास, आज सवेरे आपने आत्मा का लेसन सुना, तो पॉजिटिव थिंकिंग के लिए सबसे पहला कदम अगर है तो वो है आत्मचिंतन का। तो इसीलिए हम सभी ये पॉजिटिव थिंकिंग आत्मचिंतन का अवश्य करेंगे और अपने मन को थोड़ा एक्सरसाइज देंगे। जो विचार मैं देती जाऊं वो विचारों को खाली रिपीट नहीं करना है, लेकिन ट्राई टू गो इनटू द फीलिंग्स, उन विचारों के भाव में जाना और साथ ही साथ विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को अपनाते हुए जो अंतर्चक्षु है उस अंतर्चक्षु को खुला रख करके जो विचार मैं देती जाऊं वो विचारों को विजुअलाइज करना, अपने आप को भी उसी अनुसार विजुअलाइज करते हुए वो फीलिंग्स को जनरेट करते हुए ट्राई टू एक्सपीरियंस देम। ठीक है, इज इट क्लियर? पहली जो स्टेज है पॉजिटिव थिंकिंग की यही है। लेकिन हो सकता है कि आप कब से सुन रहे हैं, क्योंकि नाश्ता करके बैठे हैं, कब से सुन रहे हैं और थोड़ी सुस्ती आई हो तो थोड़ा खड़े हो जाओ, अपने आप को स्ट्रेच कर लो, हाथ पैर स्ट्रेच हो जाए। और फ्रेश होकर के फिर बैठेंगे, स्वस्थ होकर के बैठेंगे, पीठ सीधी हो एकदम। जितनी शारीरिक एकाग्रता होगी उतनी मन की एकाग्रता को लाना सहज हो जाएगा। तो इसलिए हम अपने शारीरिक एकाग्रता को बनाकर रखें। मेडिटेशन में आंखों को बंद नहीं करना होता है, सामने जो एक पॉइंट ऑफ लाइट है उस पर अपने ये फिजिकल आंखों को भी फोकस करें और साथ ही साथ ये विजुअलाइज करें कि आई एम ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा भी एक चैतन्य शक्ति हूँ, एक चैतन्य ज्योति पुंज हूँ। बाह्य नेत्र की एकाग्रता आंतरिक एकाग्रता को बढ़ाने का आधार है और इसलिए कुछ क्षणों के लिए अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं, स्वयं को आत्मनिश्चय करते हैं। मैं अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति पुंज आत्मा अंतर्चक्षु से स्वयं को देखो। एक प्रकाश पुंज के रूप में ये शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने धारण किया है संसार रंगमंच पर अपना पात्र निभाने। वास्तव में मैं आत्मा इस देह रूपी वस्त्र से अलग न्यारी
अपने स्वधर्म में स्थित मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है। मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। परंतु इस शांति में प्रसन्नता समाई हुई है। मेरे चारों ओर शांति के प्रकंपन प्रवाहित है। इसी शांति में परम आनंद समाया हुआ है। मैं आत्मा सत चित आनंद स्वरूप इसी शांति में सच्चा सुख समाया हुआ है, जो सुख अति इंद्रिय सुख है। इसी शांति में अनंत शक्तियां समाई हुई है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप सुख स्वरूप हूँ। आनंद स्वरूप। यही मेरी वास्तविकता है। कुछ क्षण के लिए इस स्वधर्म में स्वयं को स्थित करते हैं। मैं शांत हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शक्ति स्वरूप। इसी शांति की शक्ति से मैं स्वयं को सशक्त महसूस कर रही हूँ और अपने सर्व कर्मेंद्रिय को शांति की शक्ति से भर देती हूँ। यही शांति की शक्ति मेरे मन,
वचन और कर्म में समा लेती हूँ। ओम